अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो वेलकम है आप सभी का नर्सरी एकेडमी में। आज का हमारा टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, है ना। ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया जो होता है, जो बैक्टीरिया की ग्रोथ होती है, तो उसकी ग्रोथ को कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो उसको अफेक्ट करते हैं। तो ये वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो आप ध्यान से पढ़ेंगे सभी, है ना। तो आपको पता होगा जो बैक्टीरिया होता है बैक्टीरिया जो है ये एक तरह का माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है ना। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अलग अलग कंडीशंस में क्या करते हैं, ग्रो करते हैं और क्या करते हैं, सर्वाइव करते हैं। तो उनका ग्रोथ जो है कुछ स्पेसिफिक एनवायरमेंटल फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। जैसे हमारे पास टेम्परेचर हो गया, मॉइस्चर हो गया, पीएच हो गया, न्यूट्रिएंट्स हो गए, बॉडी और ब्लड और बॉडी फ्लूइड्स हो गए, है ना। ये सारे फैक्टर्स जो है, इन फैक्टर्स को समझना जो है हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये इन्फेक्शंस हो गए, हमारे डिजीज़ हो गए और प्रिजर्वेशन मेथड्स में काम आते हैं, ठीक है ना। इनको पढ़ना जो है हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, बहुत मायने रखता है हमारे लिए जब हम इनको पढ़ते हैं, ठीक है। किसी भी जगह पे अगर बैक्टीरिया ग्रो कर रहा है, ये फैक्टर्स उसको क्या करते हैं, ये उसके ग्रोथ को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, टेम्परेचर की बात करेंगे, ठीक है। तो आपको पता होगा बैक्टीरिया की जो ग्रोथ होती है ना, बैक्टीरिया की ग्रोथ जो है वो टेम्परेचर पर बहुत ज़्यादा डिपेंड होती है। काफ़ी हद तक जो है ग्रोथ जो होती है बैक्टीरिया की वो टेम्परेचर पर डिपेंडेंट होती है। हर बैक्टीरिया का एक ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है जो उसके ग्रोथ के लिए जो है बेस्ट होता है, ठीक है ना। तो मोस्ट पैथोजेनिक बैक्टीरिया का ऑप्टिमम टेम्परेचर जो होता है, अगर मैं बात करूँ मोस्ट बैक्टीरिया जो होते हैं, मोस्ट जो बैक्टीरिया होते हैं, तो उनका जो ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है, क्या होता है, ऑप्टिमम टेम्परेचर वो कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस, जो कि आपको पता है वो क्या है, ये हमारी बॉडी का एक नॉर्मल टेम्परेचर होता है ना। जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो है भी यही होता है। तो बैक्टीरिया को हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं इस टेम्परेचर के बेसिस पे, है ना। तो 3 कैटेगरीज कौन सी होती हैं, मीज़ोफिलिक, पहला मीज़ोफिलिक बैक्टीरिया। आपको इनके बारे में सारी चीज़ें पता तो हो सकती हैं, लेकिन मैं यहाँ पे बताने की कोशिश करूँगा, फिर से रिवाइज़ के तौर पे हम कर सकते हैं। ये वो बैक्टीरिया होते हैं, मीज़ोफिलिक बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया होते हैं जो कहाँ पे ग्रो करते हैं, किस टेम्परेचर रेंज में ग्रो करते हैं, जो कि 27 डिग्री सेल्सियस से लेकर 40 डिग्री सेल्सियस तक ग्रो कर सकते हैं। इस टेम्परेचर रेंज में ये क्या कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं, ठीक है ना। से फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैं एग्जाम्पल दूंगा आपको। आप जानते होंगे स्यूडोमोनास को, स्यूडोमोनास एरुजिनोसा, है ना। स्यूडोमोनास एरुजिनोसा जो है वो किस टेम्परेचर रेंज पे ग्रो करता है, वो करता है 5 डिग्री, सॉरी ये लिख नहीं रहा, इसको क्या हो गया, 5 डिग्री सेल्सियस से लेके कहाँ तक, 43 डिग्री सेल्सियस तक ग्रो कर सकता है ना, यहाँ तक सर्वाइव कर सकता है। और जो गोनोकोकस होता है, कौन सा, गोनोकोकस बैक्टीरिया जो है वो कहाँ से किस रेंज में ग्रो कर सकता है, 30 डिग्री सेल्सियस से लेकर 39 डिग्री सेल्सियस, इस नैरो रेंज में ये क्या कर सकता है, ग्रो कर सकता है, ठीक है ना। अब सुनना यहाँ पे, है ना, सॉरी कॉल आई थी मुझे। तो क्या होगा, मैंने यहाँ तक पढ़ाया था मैंने, है ना। स्यूडोमोनास एरिजिनोसा 5 डिग्री सेल्सियस से लेकर 43 डिग्री सेल्सियस तक क्या कर सकता है, सर्वाइव कर सकता है। और गोनोकोकस जो है 30 डिग्री सेल्सियस से लेकर 39 डिग्री सेल्सियस तक ग्रो कर सकता है। और उसके बाद आता है हमारा साइक्रोफिलिक, कौन सा, PSYCHRO है यहाँ पे, ठीक है। साइक्रोफिलिक बैक्टीरिया जो है ये वो बैक्टीरिया होते हैं जो कि बिलो 20 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर में बेस्ट ग्रो करते हैं। और कुछ जो इनमें बैक्टीरिया होते हैं जो कि जो है -7 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर होता है उस पे क्या करते हैं, बेस्ट ग्रो करते हैं, ठीक है। मैंने कहा साइक्रोफिलिक बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया होते हैं जो कि 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे जो टेम्परेचर होगा उस पर बेस्ट ग्रोथ दिखाते हैं। और कुछ इसमें, है ना, सम लिखता हूँ यहाँ पे, है ना, सम लिखता हूँ मैं यहाँ पे। और कुछ जो है इस टेम्परेचर में जो कि है -7 डिग्री सेल्सियस, तो इस पे बेस्ट ग्रोथ दिखाते हैं, ठीक है। समझ आया होगा यहाँ तक आपको, है ना, साइक्रोफिलिक और मीज़ोफिलिक बैक्टीरिया से। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल की बात करूँ, यहाँ पे आप सैप्रोफाइट्स की एग्जांपल ले सकते हो, सैप्रोफाइट्स, है ना। सैप्रोफाइट्स जो है ये उस फूड को भी क्या करते हैं, है ना, फूड स्पॉइलेज करते हैं, क्या करते हैं, ये फूड स्पॉइलेज करते हैं। और फूड भी कहाँ पे होगा, जो कि रेफ्रिजरेटेड होगा। आप देखो कितना मतलब ये खतरनाक होते हैं, किस टेम्परेचर पे ये ग्रो कर पाते हैं,
सॉरी रेफ्रिजरेटेड, है ना, रेफ्रिजरेटेड फूड को भी क्या करने की क्षमता रखता है, स्पॉइलेज करने की हिम्मत रखता है। कौन, सैप्रोफाइट्स, ठीक है ना। ये जो हमारे पास ये जो साइक्रोफिलिक बैक्टीरिया होते हैं ये मेडिकली इंपॉर्टेंट तो नहीं होते, लेकिन फूड इंडस्ट्री में इनका बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली जो रेफ्रिजरेटेड फूड में ग्रो कर सकते हैं, जो रेफ्रिजरेट में रखा हुआ फूड में जो है उसमें भी ग्रो कर सकते हैं, वो क्या नहीं कर सकते, इसीलिए जो है मेडिकली इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन हमें इनका ध्यान रखना पड़ता है फूड इंडस्ट्री में, क्योंकि ये वहाँ पे फूड क्या कर सकते हैं, स्पॉइल कर सकते हैं। नाउ उसके बाद जो अनदर ग्रुप होता है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, है ना, अभी हम टेम्परेचर पर ही हैं। अनदर ग्रुप ऑफ नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया कौन सा होता है, थर्मोफिलिक। कौन सा, थर्मोफिलिक बैक्टीरिया। थर्मोफिलिक बैक्टीरिया के नाम से ही आपको पता लग रहा है, थर्मो का मतलब होता है टेम्परेचर, है ना, टेम्परेचर, और फिलिक मतलब होता है लव, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ दीज बैक्टीरिया आर दोज बैक्टीरिया विच आर टेम्परेचर लविंग, है ना, यहाँ से क्या है, ये टेम्परेचर लविंग होंगे, मतलब कि ये एक्सट्रीम टेम्परेचर्स पे रह सकते हैं। तो यहाँ पे कितना टेम्परेचर पर ये रह सकते हैं, 50, टेम्परेचर कितना होगा, किस रेंज में रह सकते हैं, 55 डिग्री सेल्सियस से लेकर 80 डिग्री सेल्सियस में ये ग्रो कर सकते हैं। ये जो बैक्टीरिया होते हैं, अगर आप कभी भी अनप्रोटेक्टेड फूड रखते हो, अनप्रोटेक्टेड, है ना, यहाँ पे ध्यान रखना, अगर अनप्रोटेक्टेड कैनड फूड आप रखते हो, कौन सा, कैनड फूड आप अगर रखते हो अनप्रोटेक्टेड, तो उसको स्पॉइलेज करते हैं, कौन, थर्मोफिलिक बैक्टीरिया, स्पॉइलेज करने का काम करते हैं, ठीक है। कौन से बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया जो है इसकी स्पॉइलेज कर सकते हैं। कुछ थर्मोफाइलस, यहाँ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, सम थर्मोफाइलस जो हैं, जैसे मैं सम की क्या बात करूं, सिटीरो, है ना, आपने नाम शायद ही इसका नाम सुना होगा, सिटीरो थर्मोफिलस। कौन सा, सिटीरो थर्मोफिलस, ये जो सिटीरो थर्मोफिलस बैक्टीरिया होता है, ये क्या बनाता है, ये स्पोर्स बनाता है, क्या बनाता है, स्पोर्स प्रोड्यूस करता है, स्पोर प्रोडक्शन करता है ना, स्पोर बनाता है अपने सराउंडिंग में, अपने मतलब जैसे ये बैक्टीरिया होता है तो वो ऐसे बनाता है ना अपने सराउंडिंग में स्पोर, है ना। इस स्पोर की वजह से क्या होता है, ये क्या हो जाता है ना, एक्सेप्शनली हीट रेजिस्टेंट बनता है। इस स्पोर की वजह से क्या बनता है, एक्सेप्शनली हीट रेजिस्टेंट बन जाता है, ठीक है। एक्सेप्शनली ये क्या हो जाता है, हीट रेजिस्टेंट हो जाता है ना। और इनमें जो है, अगर मैं यहाँ पे एक फ़न फैक्ट मैं इनके बारे में बताऊँ तो कुछ जो बैक्टीरिया जो होते हैं, कुछ थर्मोफिलिक बैक्टीरिया जो है वो 250 डिग्री सेल्सियस तक भी ग्रो जो है रह सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं, कितना, है ना, 250 डिग्री सेल्सियस। आप याद रख लेना, है ना, लिखने की ज़रूरत नहीं है, अगर लिखो भी तो इंपॉर्टेंट है। कुछ थर्मोफिलिक बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो कि 250 डिग्री सेल्सियस पे भी ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। अब सुनना यहाँ पे, इसी टेम्परेचर में एक और टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है ना, वायबिलिटी ऑफ बैक्टीरिया एट डिफरेंट टेम्परेचर्स। टेम्परेचर जो है बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है बैक्टीरिया की ग्रोथ को, है ना, बैक्टीरिया की वायबिलिटी को टेम्परेचर जो है बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रक्ट करने के लिए, मारने के लिए हीट जो है एक इम्पॉर्टेंट मेथड माना जाता है। और जब हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डिस्ट्रॉय करते हैं यूजिंग द हीट, तो उसको हम स्टीरिलाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, स्टीरिलाइजेशन अब सुनना, ये जो हीट होती है जो हम यूज़ करते हैं, उसके दो जो है मेथड्स होते हैं, है ना, स्टीरिलाइजेशन के कह सकते हैं, इसके दो मेथड्स होते हैं, मॉइस्ट हीट एंड ड्राई हीट। जब हम मॉइस्ट हीट यूज़ करते हैं और ड्राई हीट यूज़ करते हैं, मॉइस्ट हीट क्या करती है, ये बैक्टीरियल जो प्रोटीन्स होती हैं, माइक्रोबियल प्रोटीन्स होती है, उसको डिनेचर करती है, उसको कोगुलेट करती हैं, ठीक है। ऑब्वियसली जब ये डिनेचुरेशन और कोगुलेशन हो जाएगी बैक्टीरियल प्रोटीन्स की, तो ऑब्वियसली बैक्टीरिया मर जाएगा। ड्राई हीट क्या करती है, ड्राई हीट जो है ऑक्सीडेशन एंड चीयरिंग करती है। ऑब्वियसली जब ड्राई हीट यूज़ करेंगे ऑक्सीडेशन होगी, बैक्टीरिया में ऑक्सीडेशन रिएक्शंस हो जाएंगी वहाँ पे जो है, और चीयरिंग हो जाएगी, बैक्टीरिया मर जाएगा ऑब्वियसली। तो क्या होगा, ये सारे मेथड जो है ये इंपॉर्टेंट होते हैं। और यहाँ पे क्या होगा, आपने मॉइस्ट हीट के बारे में आपने पढ़ा होगा, ऑटोक्लेविंग, जो कि एक मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड होता है ना। ऑटोक्लेविंग आपने सुना होगा इसके बारे में, ऑटोक्लेविंग के बारे में, जो कि मॉइस्ट हीट का एक कॉमन एग्जांपल होता है ना। ये क्या करता है, इस पे टेम्परेचर जो है, इसमें टेम्परेचर जो है कितना यूज़ किया जाता है, 121 डिग्री सेल्सियस जो है यूज़ किया जाता है। जिसमें क्या करते हैं, इस पे क्या होता है, बैक्टीरिया की जो इवन स्पोर्स जो हैं, वो स्पोर्स भी जो है उनको भी डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, स्पोर्स डिस्ट्रक्शन, है ना। इस टेम्परेचर पे बैक्टीरियल स्पोर्स भी मर जाते हैं, ठीक है।
अब सुनना यहाँ पे, ये जो एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, थर्मल डेथ पॉइंट। थर्मल डेथ पॉइंट, व्हाट डू यू मीन बाय थर्मल डेथ पॉइंट? इसका मतलब क्या होता है? थर्मल तो आपको पता होगा, टेम्परेचर, है ना, टेम्परेचर का ऐसा ऐसा एक पॉइंट आता है ना, अगर मैं इसको डिफाइन करने की कोशिश करूँ, थर्मल मतलब टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर का एक ऐसा वैल्यू, एक ऐसा पॉइंट आता है जो कि जिस पॉइंट पे बैक्टीरिया की डेथ हो जाती है, जिस पॉइंट पे माइक्रोबियल डेथ हो जाती है, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं बात करूँ किसकी, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे मीज़ोफिलिक बैक्टीरिया की, ठीक है। मीज़ोफिलिक जो बैक्टीरिया होते हैं उनका टेम्परेचर जब 50 से लेकर 65 डिग्री सेल्सियस चला जाता है, ठीक है, अंडर अंडर यहाँ पे मैं बात करूँ, कंडीशन क्या है, अंडर मॉइस्ट कंडीशंस, अंडर मॉइस्ट कंडीशंस, या फिर यहाँ पे अंडर मॉइस्ट हीट भी लिख सकते हो, है ना, मॉइस्चर का यूज़ किया जाता है, हीट दी जाती है, तो इसमें क्या होता है, बैक्टीरिया मर जाता है, दे डाई, है ना। और अगर हमने इसके स्पोर्स को मारना होगा, है ना, इफ़ वी हैव टू किल द स्पोर्स ऑफ दिस बैक्टीरिया, स्पोर्स के लिए हमने इस बैक्टीरिया को, अगर इसके स्पोर्स को भी मारना होगा, तो स्पोर्स डाई एट, स्पोर्स इट इज स्पोर्स डाई एट, ऐसे लिखोगे, इट इज मीज़ोफिलिक बैक्टीरिया के जो स्पोर्स है उसको मारने के लिए हमने कितना, क्योंकि स्पोर जो है हीट रेजिस्टेंट होता है, इसके लिए हमने कितना टेम्परेचर देना होगा, या 100 डिग्री सेल्सियस, या फिर इसके 100 से लेकर 120 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है, इस रेंज में आपके जो इस बैक्टीरिया के स्पोर्स है वो मर जाएंगे, ठीक है, समझ आई। और जो लो टेम्परेचर्स होते हैं, ये हो गया इसका पॉइंट। अगर अब मैं बात करूँ लो टेम्परेचर्स की, है ना, लो टेम्परेचर्स जो है इस पे बैक्टीरिया सर्वाइव कर जाते हैं, है ना, बैक्टीरिया जो है वो क्या कर जाते हैं, सर्वाइव कर जाते हैं, है ना। इसमें लो टेम्परेचर में हमारे पास जैसे ये हमने डिटेल में पढ़ना है आगे वाले चैप्टर्स में, है ना, ऐसे में फ़िलहाल बता रहा हूँ, आपने याद रखना है, रेफ्रिजरेटर का यूज़ करके, रेटर, है ना, जो रेफ्रिजरेटर होता है जिसमें टेम्परेचर कितना होता है, 3 डिग्री सेल्सियस से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस, है ना, इतना टेम्परेचर होता है। या फिर डीप ब्रीजिंग जब करते हैं, क्या करते हैं, डीप फ्रीजिंग जब हम करते हैं, जिसमें टेम्परेचर -30 डिग्री सेल्सियस तक होता है, तो इसमें इससे क्या होता है, हम इस टेम्परेचर पे क्या कर सकते हैं, कल्चर्स को क्या कर सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं, है ना, कल्चर्स को प्रिजर्व कर सकते हैं। लेकिन जब हम रैपिड फ्रीजिंग मेथड्स, जैसे ड्राई आइस हो गया, है ना, रैपिड, है ना, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, जब हम रैपिड फ्रीजिंग मेथड्स यूज़ करते हैं, रैपिड फ्रीजिंग मेथड्स, जिसमें हमारे पास ड्राई आइस हो गया, है ना, अगर हम ड्राई आइस का यूज़ करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, बैक्टीरियल सेल की डेथ हो जाएगी, क्या हो जाएगी, बैक्टीरियल सेल डेथ हो जाएगी। मैंने क्या कहा, यहाँ से मैं रिपीट करता हूँ इस पॉइंट को, यहाँ से देखो, वायबिलिटी डिफरेंट टेम्परेचर्स पे क्या होती है बैक्टीरिया की, तो हमें पता है टेम्परेचर जो है बैक्टीरिया की वायबिलिटी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। जब हम हीट यूज़ करते हैं, है ना, हीट जो इंपॉर्टेंट मेथड होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की डिस्ट्रक्शन के लिए, जब हम हीट का यूज़ करके माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर बैक्टीरिया को क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं, तो उस मेथड को हम क्या बोलते हैं, स्टीरिलाइजेशन बोलते हैं। और स्टीरिलाइजेशन हम क्यों करते हैं, ऑब्वियसली बैक्टीरिया को मारने के लिए करते हैं। इससे क्या हो जाता है, जो हमारा हाइजीन मेंटेन होता है, जो हमारा एनवायरमेंट है वो बैक्टीरिया फ्री, बैक्टीरिया फ्री हो जाता है, बाकी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फ्री हो जाता है, और हमारा जो एनवायरमेंट है वो जो है एसेप्टिक बन जाता है, क्या बन जाता है, एसेप्टिक एनवायरमेंट बन जाता है, एसेप्टिक एनवायरमेंट हमारा क्रिएट हो जाता है, ठीक है, ठीक है। ये मेरा यहाँ पे पॉइंट नहीं था, मैंने फिर भी एडिशनल पॉइंट आपको बता दिया, ठीक है। अब इस हीट के दो मेथड्स होते हैं, मॉइस्ट हीट मेथड और ड्राई हीट मेथड। अगर बैक्टीरिया को मारना है तो आप मॉइस्ट हीट का यूज़ कर सकते हो, और आप जो है किसका यूज़ कर सकते हो, आप ड्राई हीट का यूज़ कर सकते हो। मॉइस्ट हीट क्या करेगी, बैक्टीरिया की जो हमारे पास बैक्टीरियल प्रोटीन्स होते हैं उनको डीनेचुर करेगी, उनको कोगुलेट करेगी, ऑब्वियसली इससे क्या होगा, बैक्टीरियल डेथ हो जाएगी। और ड्राई हीट क्या करेगी, बैक्टीरिया की सेल में ऑक्सीडेशन और चेयरिंग कॉज करेगी, जिसकी वजह से भी बैक्टीरियल डेथ हो जाएगी, ऑब्वियसली। तो क्या होगा, आपने पढ़ा होगा ऑटोक्लेविंग के बारे में, जो मैंने आपको बता दिया। ऑटोक्लेविंग भी एक कॉमन मेथड होता है मॉइस्ट हीट का, जिसमें टेम्परेचर कितना यूज़ किया जाता है, 121 डिग्री सेल्सियस, जो कि बहुत ज़्यादा होता है। इसकी वजह से क्या, इवन जो है हमारे स्पोर्स भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, मर जाते हैं। उसके बाद मैंने बात करी थर्मल डेथ पॉइंट। एक टेम्परेचर का एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पे बैक्टीरियल सेल्स की डेथ हो जाती है। अगर मैं मीज़ोफिलिक बैक्टीरिया की बात करूं, अगर मैं इसको मारना चाहूंगा तो 50 से 65 डिग्री सेल्सियस काफी होगा इसको मारने के लिए, अंडर, लेकिन कंडीशन क्या है, अंडर मॉइस्ट कंडीशंस, मतलब कि यहाँ पे मॉइस्ट हीट में यूज कर रहा हूँ, ठीक है। अब अगर मुझे मीज़ोफिलिक बैक्टीरिया के स्पोर्स को भी मारना है तो मैं कौन सा टेम्परेचर यूज करूंगा, क्योंकि स्पोर्स रेजिस्टेंट होते हैं, हीट रेजिस्टेंट होते हैं, इसीलिए मीज़ोफिलिक बैक्टीरिया या फिर कोई भी बैक्टीरिया स्पोर्स बनाता है, क्योंकि इसके सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट होता है। कोई भी टेम्परेचर पीएच रेंज होगा उसमें सर्वाइव करने के लिए इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन यहाँ पे इनको मारने के लिए मुझे कितना टेम्परेचर देना होगा, 100 डिग्री सेल्सियस से लेकर 120 डिग्री सेल्सियस। और लो टेम्परेचर्स में हमें पता है बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया जो है सर्वाइव भी करते हैं, है ना, ज़्यादा सर्वाइव भी करते हैं। रेफ्रिजरेटर में यहाँ पे मैं क्या यूज़ कर सकता हूँ, रेफ्रिजरेटर या फिर डीप ब्रीजिंग कर सकते हैं, जिसमें हम कल्चर्स को क्या कर सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं, है ना। बैक्टीरियल कल्चर अगर हमारे पास होता है तो उसको हम या तो डीप फ्रीज करेंगे, जिसमें टेम्परेचर -30 डिग्री सेल्सियस होगा, या फिर रेफ्रिजरेटर में रखेंगे, उसका टेम्परेचर कितना होगा, 3 से 5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और रैपिड फ्रीजिंग मेथड्स अगर हम यूज़ करते हैं, जिसमें हमारे पास ड्राई आइस आता है, ड्राई आइस मेथड आता है, तो उसमें बैक्टीरियल सेल की डेथ हो जाती है। अभी मैंने यहाँ तक किया हो गया हमारा टेम्परेचर खत्म, होप कि आपको समझ आया होगा। अब बात करते हैं मॉइस्चर की। मॉइस्चर की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, मॉइस्चर भी बैक्टीरिया के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ना। बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए मॉइस्चर होना ही चाहिए, और अगर मॉइस्चर ना होगा तो क्या होगा, बैक्टीरियल सेल्स मर जाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पे इसमें मैं क्या ही लिखूँ, इसमें लिखूँगा मॉइस्चर नहीं, मैं वाटर लिखूँगा। वाटर जो है, वाटर इज़ एसेंशियल, आप लिखते चलना, ठीक है, एसेंशियल फॉर माइक्रोबियल और बैक्टीरियल ग्रोथ। बैक्टीरियल सर्वाइवल में लिखता हूँ, है ना, सर्वाइवल या ग्रोथ कुछ भी, है ना, इसके सर्वाइवल के लिए होगा। अगर क्या होगा, अगर इफ़ मॉइस्चर नॉट प्रेजेंट, है ना, अब मॉइस्चर नहीं होगा तो बैक्टीरियल सेल जो है वो मर जाएगी, डाई हो जाएगी, ठीक है।
पर कुछ बैक्टीरिया की अगर मैं बात करूं, कुछ बैक्टीरिया जो है वो रेजिस्ट भी होते हैं, बट सम बैक्टीरिया, है ना, सम बैक्टीरिया रेजिस्ट, है ना, रेजिस्ट द डिहाइड्रेशन प्रोसेस, या फिर मैं डेसिकेशन भी कह सकता हूँ। इनको डिहाइड्रेशन से, इनको डेसिकेशन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये रेजिस्टेंट हो जाते हैं। अगर मैं अब यहाँ पे एग्जाम्पल की बात करूँ, है ना, आपको पता होगा ट्रिपोनीमा पैलिडियम, आप लिख लेना, पूरा टी लिख रहा हूँ मैं, ट्रिपोनीमा पैलिडियम, TREPONEMA, ट्रिपोनीमा पैलिडियम जो है ये ड्राइंग के लिए हाईली सेंसिटिव होता है, हाईली सेंसिटिव फॉर ड्राइंग, मतलब कि ये मर जाता है जब इसको कोई भी, अगर थोड़ा सा भी मॉइस्चर लॉस हो गया तो ये मर जाएगा। ये हो गया इसका। अब रेजिस्टेंट की अगर मैं बात करूँ, पहला हो गया ड्राइंग के लिए, ड्राइंग के लिए ये क्या है, ये सेंसिटिव है, मैंने कहा ये सेंसिटिव है, मतलब कि अगर ड्राइंग, अगर मॉइस्चर नहीं होगा ये मर जाएगा। लेकिन अगर रेजिस्टेंट बैक्टीरिया की मैं बात करूँ, जैसे हमारे पास स्टाफाइलोकोकस हो गया, कौन सा हो गया, स्टाफाइलोकोकस। स्टाफाइलोकोकस बैक्टीरिया जो है वो ड्राइंग को मंथ्स तक जो है टॉलरेट कर सकता है, कैन टॉलरेट ड्राइंग प्रोसेस, ड्राइंग फॉर मंथ्स। सिंपली आपने ऐसा लिखना है, ठीक है ना। अब अगर मुझे किसी भी बैक्टीरिया को, किसी भी वायरस को, किसी भी बायोलॉजिकल मटेरियल को प्रिजर्व करना होगा, तो इसके लिए आपने याद रखना एक एफिशिएंट मेथड होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, फ्रीज ड्राइंग मेथड या फिर लायोफिलाइजेशन। क्या लिखोगे, अगर मुझे किसी भी बैक्टीरिया को, किसी भी वायरस को, या फिर किसी भी बायोलॉजिकल मटीरियल को क्या करना होगा, है ना, इनको क्या करना होगा, अगर मैंने इनको क्या करना होगा, प्रिजर्व करना होगा, तो इसको प्रिजर्व करने के लिए मेरे पास एक मेथड होता है, एक एफिशिएंट मेथड होता है, जिसको मैं क्या बोलता हूँ, फ्रीज ड्राइंग, है ना, फ्रीज ड्राइंग मेथड होता है, या फिर जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम लायोफिलाइजेशन भी बोलते हैं, लायोफिलाइजेशन। आपको समझ आया होगा, है ना। ये फ्रीज प्रिजर्वेशन टेक्निक्स होती हैं जिससे हम किसी भी बैक्टीरिया को क्या कर सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं, किसी भी वायरस को, किसी भी बायोलॉजिकल मटेरियल को, है ना, इस मेथड से, फ्रीज ड्राइंग मेथड या फिर लायोफिलाइजेशन की वजह से इसको क्या कर सकते हैं, ड्राइंग से बचा सकते हैं, इसको प्रिजर्व कर सकते हैं, है ना। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल हो गया, हमारे पास वैक्सीन्स जो है ना, वैक्सीन्स भी जो है इसी प्रोसेस से हम क्या करते हैं, हमने अगर वैक्सीन्स को रखना होगा, अगर उसको बचाना होगा, प्रिजर्व करना होगा, तो हम क्या, कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, फ्रीज ड्राइंग या फिर लायोफिलाइजेशन जो है, ये इस प्रोसेस के थ्रू हम इसको स्टोर करते हैं, है ना, इनको, वैक्सीन्स को, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं, तीसरा मॉइस्चर हो गया, आपको समझ आया होगा, कोई भी कंफ्यूजन होगा आप जो है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, है ना, प्लीज़। और अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना यार, थोड़ा सा सपोर्ट मिलता है ना। ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड्स की अगर मैं बात करूं, ऑब्वियसली ब्लड और बॉडी फ्लूइड्स जो है ये बैक्टीरिया के लिए एक आइडियल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं, ना। ऑब्वियसली बैक्टीरियल ग्रोथ जो है उसके लिए एक आइडियल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं। पहले लिखता हूँ मैं, ना, साथ साथ समझाऊंगा मैं, नोट्स भी दे रहा हूँ ना, इसीलिए। बॉडी एंड ब्लड फ्लूइड्स की अगर मैं बात करूँ, ये क्या करते हैं, दे प्रोवाइड, है ना, दे प्रोवाइड एक आइडियल एनवायरनमेंट फॉर बैक्टीरियल ग्रोथ, एक अच्छा खासा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए एक अच्छा एनवायरनमेंट, उनको, उनकी ग्रोथ के लिए एक अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं। पर ऐसा क्यों है, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली हमें पता है ब्लड या फिर बॉडी फ्लूइड्स जो होते हैं उनमें क्या होते हैं, एज मैं दूसरा पॉइंट रीजन लिख रहा हूँ, एज दीज फ्लूइड्स कंटेन, इनमें क्या क्या होगा, ज़रा बताओ क्या क्या होगा इनमें होगा हमारे पास न्यूट्रिएंट्स होंगे। ऑब्वियसली हमारे ब्लड में, बॉडी फ्लूइड्स में क्या होगा, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इनमें ऑब्वियसली मॉइस्चर होगा, है ना, मॉइस्चर होगा, इनमें क्या होगा, मिनरल्स होंगे, एंड ऑब्वियसली क्या होगा, एंड प्रोटीन्स भी इनमें प्रेजेंट होंगे, जो कि पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ को बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं, विच प्रमोट ग्रोथ ऑफ पैथोजेनिक, मतलब वो ऑर्गेनिजम्स जो कि ह्यूमंस में जाके डिजीज़ को अलग सकते हैं, इसीलिए पैथोजेनिक। बॉडी फ्लूइड, ब्लड और बॉडी फ्लूइड्स की तभी बात करेंगे जब पैथोजेनिक होंगे, ऑब्वियसली ह्यूमन बॉडी में जाके वहीं पे तो ब्लड और बॉडी फ्लूइड्स होंगे, ना, ऑब्वियसली। पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ग्रोथ ऑफ पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ आया होगा सारी चीज़ें, उम्मीद करता हूँ। यहाँ पे क्योंकि समझाता हूँ, ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड्स जो हैं ये आइडियल एनवायरनमेंट, एक अच्छा खासा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं, किसके लिए, बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए। क्यों, क्योंकि इनमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मॉइस्चर होते हैं, मिनरल्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, जो कि बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए, पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है ना। अब पीएच की बात करते हैं, चौथा, तीसरा हो गया, हमने पढ़ लिया, तीसरा आपने पढ़ा होगा, ये ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड्स हो गया। अब हमारा पीएच है, ठीक है। पीएच को हमने पढ़ना है, जैसे हमारा ब्लड होता है ना, ब्लड का पीएच क्या होता है, ब्लड का पीएच जो है वो अल्कलाइन होता है ना। अल्कलाइन क्या मतलब है, आपको पता होगा, अगर एक पीएच स्केल है ना, अगर एक पीएच स्केल है, यहाँ पे न्यूट्रल 7 होता है, यहाँ से अगर हम नीचे जाएंगे तो 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1 ये होते हैं। यहाँ से यहाँ अगर जाएंगे तो एसिडिक होगा। अगर यहाँ से 8, 9, 10, 11, 12, 13 एंड 14 ये टुवर्ड्स द बेसिक और एल्कलाइन। अगर मैं हमारे ब्लड की बात करूँ तो वो यहाँ पे लाई करता है, ठीक है। कहाँ पे लाई करता है, यहाँ पे। तो हमारे ब्लड का पीएच अप्रॉक्सीमेटली जो है 7.4 होता है। पीएच ऑफ द ब्लड जो है वो कितना होता है, 7.4 होता है, जो कि अल्कलाइन होता है। अगर मैं रेंज की बात करूँ तो 7.2 से कहाँ जाता है, 7.6
है ना। तो मैंने एवरेज अगर निकालूँ मैं, एवरेज होता है 7.4 किसका, बैक्टीरिया का। अब इससे क्या होगा, इस पीएच पे बैक्टीरिया जो है बहुत ज़्यादा ग्रो करते हैं, है ना। ये बैक्टीरिया के लिए फेवरेबल पीएच होता है, फेवरेबल, मैं लिख सकता हूँ फेवरेबल फॉर बैक्टीरियल ग्रोथ। समझ आई। अब अगर मैं एसिडोफिलिक बैक्टीरिया की बात करूं, है ना, एसिडोफिलिक मतलब कि जो इस रेंज में आते हैं, बिलो 7 में रेंज आते हैं, एसिडोफिलिक। एसिडोफिलिक मतलब एसिड लविंग, मतलब यहाँ से इस रेंज में जो आते हैं एसिडोफिलिक बैक्टीरिया, इनको मैं कैसे डिफाइन करूँगा, ये वो बैक्टीरिया होते हैं जो कि एसिडिक कंडीशंस में रहते हैं, विच ग्रो इन एसिडिक कंडीशन, ग्रो इन एसिडिक कंडीशंस। एग्जाम्पल कौन सा होगा, एग्जाम्पल भी याद रखना, यहाँ पे कौन सा होता है, लैक्टोबैसिलस, कौन सा, लैक्टोबैसिलस, ओके, ये याद रख लेना। अब अगर मैं अल्कलीफिलिक बात करूं बैक्टीरिया की, जो अल्कलीफिलिक, सीधी सी बात है, एसिडोफिलिक मतलब एसिड लविंग, अल्कलीफिलिक कौन से होंगे, अल्कलाइन लविंग, अल्कलाइन मीडियम लविंग, अल्कलाइन कंडीशन लविंग, है ना, अल्कलीफिलिक बैक्टीरिया, है ना। अल्कलीफिलिक बैक्टीरिया की अगर मैं बात करूं तो ये हाई अल्कलिनिटी में ग्रो करते हैं, ग्रो इन हाई अल्कलिनिटी, मतलब कि अल्कलाइन मीडियम में ग्रो करते हैं। से फॉर एग्जांपल विब्रियो कॉलरी, इसको आप जहन में रखोगे, ठीक है। अब यहाँ पे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट आपने चीज़ याद रखनी है कि जो हमारे बॉडी के फ्लूइड्स होते हैं, है ना, उनका एंटी माइक्रोबियल इफेक्ट होता है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, क्या लिखूंगा मैं, एंटी माइक्रोबियल इफेक्ट ऑफ आवर बॉडी फ्लूइड्स। तो बॉडी फ्लूइड्स जो है हमारे पास, उनमें क्या होगा, स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशंस प्रेजेंट होते हैं। कौन से होते हैं, स्ट्रॉन्ग, ये आपने याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशंस भी हमारे पास प्रेजेंट होते हैं। जैसे हमारे पास कौन सा हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl की अगर मैं बात करूँ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, या फिर एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है ये बैक्टीरिया को रैपिडली डिस्ट्रॉय करते हैं। जैसे ये जो हमारा स्टमक की अगर मैं बात करूँ, वहाँ पे क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वहाँ पे जैसे ही बैक्टीरिया आता है वो एसिड उसको डिस्ट्रॉय करता है रैपिडली। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, आपने एक चीज़ याद रखनी, इसमें एक्सेप्शन है। क्या है एक्सेप्शन, जिसको हमारे बॉडी के फ्लूइड जो है वो डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, दैट इज माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ये क्या एक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया होता है, इस पे हमारी बॉडी के जो फ्लूइड्स हैं, है ना, ये जो एसिड्स हैं, ये क्या नहीं करते, इस पे एक्ट नहीं कर सकते, इसको मार नहीं सकते, जो कि क्योंकि ये जो है हाईली रेजिस्टेंट हो जाता है। ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, आपको पता होगा, ट्यूबरकुलोसिस जो है उसके लिए, ट्यूबरकुलोसिस कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखना है। तो आज का वीडियो यहीं पे रोकते हैं। तो आज हमने पढ़ा कि कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि माइक्रोबियल या फिर बैक्टीरियल ग्रोथ को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फिर से आप अगर समझ नहीं आएगा फिर से वीडियो देखना, फिर से समझ नहीं आएगा तो कमेंट सेक्शन में पूछना, तो फिर से कोशिश करेंगे समझाने की, ठीक है ना। तो आज का हमारा टॉपिक यही था। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ, एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।